तो राम ने जो परीक्षा दी, किस प्रकार धैर्य रखा, किस प्रकार साधना की, राम को वन मिला साधनाएं मिली और केवट को उनकी दुआएं मिली। राम को वन मिला साधनाएं मिली और केवट को उनकी दुआएं मिली। राज वैभव को तज राम जिसने चुना, उस भरत को चरण पादुकाएं मिली। उस भरत को चरण पादुकाएं मिली। प्रतीक्षारत जो शबरी के नयन की आस जैसे हैं, अहिल्या संग जटायु केवटों की प्यास जैसे हैं। मुझे तो गर्व उन आराध्य की आराधना पर है जो 14 वर्ष के वनवास में वनवास जैसे हैं। तो आप लोग प्रारंभिक परीक्षा मेंस को और साक्षात्कार को उत्तीर्ण करने की राम से सीख लीजिए। राम से बड़ा कोई परीक्षक नहीं हुआ, राम से बड़ा कोई परीक्षार्थी नहीं हुआ, राम से बड़ा कोई अभ्यर्थी नहीं हुआ, कोई प्रार्थी नहीं हुआ। राम से सीखिए। एक शहादत कविता का आदेश हुआ है, वो कविता 2 मिनट 3 मिनट पढ़ देता हूं, निवेदन करता हूं। मेरी कविता किसी उर्वशी का मादक श्रृंगार नहीं, मेरी कविता किसी उर्वशी का मादक श्रृंगार नहीं, पूनम के चंदा की चांदी या मीठी रसदार नहीं। मेरी कविता शब्दावलियों का कोई व्यापार नहीं, दरबारों की बिरदावलियों का कोई बाजार नहीं। नेताओं के आदेशों पर छपा हुआ अखबार नहीं, नेताओं के आदेशों पर छपा हुआ अखबार नहीं। मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं, मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं। मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं। कविता नहीं डरा करती है राजनीति के तानों से, सीना तान अड़ा करती है अफगानी सुल्तानों से। सिंहासन में जान रहे हैं कविता की ऊंचाई को, भूषण दिनकर की शैली को, शब्दों की गहराई को। लाल किले में भी पूजा कविता के अटल बिहारी को, लाल किले में भी पूजा कविता के अटल बिहारी को। लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को, लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को। एक बार आपकी ऊर्जा मिले, ये कोई साधारण कविता में नहीं पढ़ने वाला, लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को। मैं वर्णों से मालाओं को बुनता हूं, जहां पर मैं रुकूं वहां पे ध्यान रखना, आपका क्या काम है। मैं वर्णों से मालाओं को बुनता हूँ, शब्दों के सागर से मोती चुनता हूँ, फिर बुनता हूँ मैं भावों की बाती को, व्याकरणों की पूजित पावन माटी को। चित्र सजाता मन मंदिर में होली के, आचरणों के शिलालेख की योगी के। तब ले लेता मैं प्रश्नों के बंधन को, तब ले लेता मैं प्रश्नों के बंधन को। लिख देता हूँ इस माटी के चंदन को, लिख देता हूँ इस माटी के चंदन को। माँ वाणी के श्री चरणों में मैंने शीश झुकाता हूँ, माँ वाणी के श्री चरणों में मैंने शीश झुकाता हूँ। कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ, कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ। मैंने मधुमासों पर गीत नहीं गाए, तूने पात्र बनकर संगीत नहीं गाए। मुझको तो मादक मुस्कान नहीं भाई, केवल करुणा ही नजरों पर आई। मैंने लेख नहीं लिखे हैं फूलों पर, लेख लिखे मैंने मरगट के शूलों पर। मैं लिखता हूँ स्वराज के दीवानों पर, मैं लिखता हूँ स्वराज के दीवानों पर। मैं लिखता हूँ भूखे मरे किसानों पर, मैं लिखता हूँ भूखे मरे किसानों पर। दो पंक्ति सुनना। मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ, मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ, मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ। कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ, कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ। अब कविता शुरू होगी। अब ये कहेंगे तो पढ़ूंगा मैं। आप मानो ना, वो भैया इधर बैठे थे, ये भैया उधर बैठे थे, उन्होंने सीट चेंज करके भी देख लिया। वो ठीक है, मैं तो बैठ जाऊं, लेकिन जब परिवर्तन कोई भी नहीं हुआ तो वो माला लेके गए। मैं तो बैठ जाऊं भाई साहब, ये बैठने तो दें। लो भाई साहब ने कहा किसके बारे में एक कविता सर ने कहा तो मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं गौरव गाथा गाता हूँ सरहद की कुर्बानी की, जो मिट्टी पर मिट जाती है ऐसी अमिट निशानी की। मैंने त्याग समर्पण देखा है सैनिक की वर्दी का, मैंने त्याग समर्पण देखा है सैनिक की वर्दी का।
हाँ मैंने भी भार उठाया है सरहद की अर्थी का, हाँ मैंने भी भार उठाया है सरहद की अर्थी का। जब सैनिक सरहद पर जाता तो क्या होता है? जब सैनिक सरहद पर जाता माटी का कर देती है, जब सैनिक सरहद पर जाता माटी का कर देती है, और बहन की राखी रक्षा बंधन को भर देती है। वीर वधु की आंखों में तबाड़ी रानी दिखती है, और बुढ़ापे की लाठी की भी कुर्बानी दिखती है। लेकिन सरहद की चिट्ठी पर उसको जाना पड़ता है, लेकिन सरहद की चिट्ठी पर उसको जाना पड़ता है। देश धर्म की खातिर सैनिक सीमाओं पर लड़ता है, देश धर्म की खातिर सैनिक सीमाओं पर लड़ता है। यहाँ जीडी की तैयारी करने वाले भी लोग बैठे होंगे, पुलिस की तैयारी करने वाले भी लोग बैठे होंगे। जब सैनिक सरहद पर जाता माटी का कर देती है, और बहन की राखी रक्षा बंधन को भर देती है। वीर वधु की आंखों में तबहाड़ी रानी दिखती है, और बुढ़ापे की लाठी की भी कुर्बानी दिखती है। लेकिन सरहद की चिट्ठी पर उसको जाना पड़ता है, लेकिन सरहद की चिट्ठी पर उसको जाना पड़ता है। देश धर्म की खातिर सैनिक सीमाओं पर लड़ता है, देश धर्म की खातिर सैनिक सीमाओं पर लड़ता है। जल्दी आएंगे माँ को अंदेशा देकर जाते हैं, बलि बेटी पर मिटने का संदेशा देकर जाते हैं। पांडव कुल की लाज हम ही है ऐसा तय कर जाते हैं, भारत माँ के ताज हम ही है ऐसा तय कर जाते हैं। हम तिरंगे को जो गोदी में लेकर सो जाते हैं, हम तिरंगे को जो गोदी में लेकर सो जाते हैं। वे भारत माता की आंखों के तारे हो जाते हैं, वे भारत माता की आंखों के तारे हो जाते हैं। अमर तिरंगा केवल सैनिक की अर्थी को मिलता है, अमर तिरंगा केवल सैनिक की अर्थी को मिलता है। यहाँ जुबां से जिनका सबसे पहले नाम निकलता है, जो सूरज की किरणों के संग पहरे पर आ जाते हैं, जो रातों के अंधियारे में दीपक बन जल जाते हैं। उनको गोली में चियां फिर याद नहीं दे सकता है, उनको गोली में चियां फिर याद नहीं दे सकता है। घाट बनारस का 80 भी याद नहीं दे सकता है, घाट बनारस का 80 भी याद नहीं दे सकता है। केवल 6 पंक्तियां रखता हूं, अपना स्थान लेता हूं, थक भी बहुत गया हूं। घाट बनारस का 80 भी याद नहीं ले सकता है। वतन परस्ती पर जो बेटे बलिदानी हो जाते हैं, वतन परस्ती पर जब बेटे बलिदानी हो जाते हैं, कितनी आंखों के सपने पानी पानी हो जाते हैं। जिनके सिरों से भारत माँ की माला के मन पोसे हैं, जिनके सरों ने इंकलाब के जिंदाबाद लगों से हैं, उनका जीवन में तुल्य है मानवता की धरती पर, उनका जीवन में तुल्य है मानवता की धरती पर। हंसते हंसते लेट गए जो कुर्बानी की अर्थी पर। भारत माता की, भारत माता की। जब आखिरकार तीसरी फैकल्टी और भाई को माला तक आई, तो मेरा भाई को विश्वास था कि कभी इसकी हिम्मत आएगी। भाई कुछ भी हो जाए कि फैकल्टी थोड़ी कर सकती है, लेकिन बहुत शानदार प्रस्तुति, और निश्चित रूप से किसी भी कवि सम्मेलन को पूरी ऊर्जा देने का काम आप ऑडियंस ने किया है। एक बार जोरदार तालियां आप सम्मेलन नालंदा कोचिंग में जो आयोजित हो चुका है, जो समापन की ओर है, वो कवि सम्मेलन के नाम से हम वैभव अवस्थी के दिन के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन का समय है। मैं 2-4 वक्ता के बाद सीधे धन्यवाद ज्ञापन की बात आपको बताना चाहूंगा। बात सैनिक की कही गई। एक सैनिक से और एक सामान्य व्यक्ति में यह अंतर होता है कि जब +45 और -45 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पर एक व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर, अपने समस्त व्यवहार को न्यौछावर कर केवल मां भारती की लाज के लिए, हिंदुस्तान की लाज के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो ऐसा भाव एक सैनिक होता है। एक विद्वान लिखते हैं कि हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारों, एक सैनिक क्या कहता है मां भारती से, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारों, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तानी। गौरव चौहान लिखते हैं कि रखे बंदूक कांधे पर जो सरहद घूम लेते हैं, बजे धुनी कलामी तो मगन हो झूम लेते हैं, और इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं शहादत पे,
लगाकर अपने माथे से तिरंगा छोड़े। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम दिव्यतम इसलिए था क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की जयंती पर आयोजित हुआ, राम का नाम लेकर आयोजित हुआ। लेकिन आज का कार्यक्रम भव्यतम इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस ने एक साथ और शांत होकर एक ही वे में तो इतनी देर तक कार्यक्रम सुना है, इसलिए आप बधाई की बात नहीं, इस मूर्ति में पाषाण की उभार, मुझे राम रूपी चरण रच दे आप दे उभार। अहिल्या समान मूर्ति में पाषाण की उभार, मुझे राम रूपी चरण रच दे आप दे उभार। और आभार व्यक्त करने को नहीं शब्द मेरे पास, आभार व्यक्त करने को नहीं शब्द मेरे पास। अब आप ही बताएं कैसे व्यक्त हुआ आभार, अब आप ही बताएं कैसे। संचालक महोदय रमेश मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा संचालन किया है इस कवि सम्मेलन में, और बीच बीच में ऊर्जा भरने का काम एक अच्छा संचालन कर सकता था, उससे कई बेहतर संचालन किया है मिश्रा जी ने। और आप लोगों ने जितना धैर्य रख के यहाँ सुना, मेरे बड़े भाई ने पंक्तियाँ लिखी थी आदित्य जोशी जी ने कि धैर्य अमात रखना पड़ता है, कंठक पत्थर चलना पड़ता है, यूं ही नहीं सूरमा बनते, कष्टों में करना पड़ता है। तो आप इस कवि सम्मेलन को सुना और बिल्कुल गरिमामय तरीके से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमने ऐसे कवियों को यहाँ बुलाया जिन्होंने इस भोजन की मर्यादा को नहीं टूटने दिया, जिन्होंने अगर सामाजिकता में कुछ लिखा तो उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि स्त्री और पुरुष के बारे में कैसी कैसी कविताएं पढ़ी गई, जो कुछ स्त्रियों को अच्छी नहीं लगी, नारियों को अच्छी नहीं लगी, कुछ पुरुषों को अच्छी नहीं लगी। तो इसमें सामाजिकता का जो सामंजस्य बना के हमारे कवि चले, जो धार्मिकता का सामंजस्य बना के जो हमारे कवि चले, मुझे इस बात का गर्व है कि वैभव अवस्थी जी ने जो भी कविताएं आपके सम्मुख रखी वो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी तालियां ये डिसाइड करेगी कि ये कैसा कवि सम्मेलन रहा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं ये भी जानता हूँ अच्छे से कि इसमें कुछ 2% छात्र ऐसे भी लड्डू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अब इसमें देरी न करते हुए मैं एक बार आदित्य सर को और बुलाऊंगा कि 2 बातें आपसे कह दें आभार के रूप में। और इसके बाद आपको लड्डू की सब्जी है, इसके बाद सभी कवियों का और संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने धैर्य के साथ आपने कविताएं सुनी। और निश्चित ही आपको आनंद तो आया होगा कविताएं सुनने में, क्योंकि वो तालियों से पता लग रहा था। और इस तरह एक कोच कवि के रूप में वैभव अवस्थी को यहाँ बुलाया गया, उस रूप में उन्होंने बिल्कुल ही दिखाया कि कोच कवि होता कैसा है। पोडियम के पीछे खड़े होकर जो प्रतिभा छुपी हुई थी वो निखर कर आपके सामने आई जब उनको मंच से नीचे भेजा गया सुमेश मिश्रा जी के द्वारा, और उन्होंने दिखाया कि कोच कवि बीसलपुर के अंदर भी। लेकिन मैं वैभव अवस्थी को काफी टाइम से जानता हूँ, इनको जो स्टार्टिंग में 2 साल पहले हम लोग मिले थे, तो इन्होंने डॉक्टर हरिओम पवार जिनके आदर्श हैं, डॉक्टर हरिओम पवार को अगर आपने कभी नहीं सुना है तो एक बार YouTube पर जाकर डॉक्टर हरिओम पवार को जरूर सुनें। आपको देखने को मिलेगा कि जो ओज कविता डॉक्टर हरिओम पवार लिखते हैं वैसी ही कविताएं लिखने का प्रयास वैभव अवस्थी के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन इनकी जो कविता राम पर लिखी गई, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा लोगों से सराहना दिलवाई, बहुत ज्यादा फेमस करवाया, और उसी के बाद शायद मेरा अंदाजा सही है कि डॉक्टर हरिओम पवार से इनकी मुलाकात उस समय हुई है। और मैंने इस चीज को फेसबुक के माध्यम से देखा था, मुझे समझ नहीं पता था। फिर बाद में जब हमारा मिलना हुआ तो यहाँ पर कवि सम्मेलन आयोजित करने का हमारा प्लान बना, और फिर इन्होंने मुझे आकर कविताएं सुनाई और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने तुरंत एक प्रोग्राम कराने का यहाँ पे निर्णय लिया, मैंने कहा यही करवाया जाएगा। और नालंदा जब हमने ओपन किया तो हमने सोचा था कि इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं अन्य कोचिंग संस्थानों में कि वैसे हम नहीं कराएंगे, लेकिन जब हमने सुना कि राम पर देश पर कविताएं लिखी जा सकती हैं
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी सुमित ने मेरी कविताओं की कुछ लाइन पढ़ी थी, ये कविता मैंने लगभग 2017 में लिखी। तो कविता शुरू से इस तरह है, दीपक की लौ बुझा जाए हवा अगर तो कैसा विस्मय, दीपक की लौ बुझा जाए हवा अगर तो कैसा विस्मय, लौ दीपक की जली रहे यह उसके साहस का परिचय, लौ दीपक की जली रहे यह उसके साहस का परिचय। आंख रखना पड़ता है, कंटक पथ पर चलना पड़ता है, ऐसे नहीं सूरमा बनते कष्टों में दबना पड़ता है। और तलवार उठा लेने से कोई वीर नहीं हो जाता है, तलवार उठा लेने से कोई वीर नहीं हो जाता है, युद्ध क्षेत्र में उसे चलाकर प्रमाण समक्ष रखना पड़ता है। सभी कवियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि इस तरह का अगर कार्यक्रम बीसलपुर के अंदर हो रहा है तो इस तरह के कार्यक्रम, चाहे वो गांधी जयंती का अवसर हो या किसी भी महापुरुष की जयंती हो, जिसमें हम सब लोग सेलिब्रेशन करते हैं संस्थान के अंदर, तो हम चाहते हैं कि कवियों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। और जब भी हम इनसे कहें ये हमारे सामने उपलब्ध हो आप लोगों के लिए, और अपनी नई नई कविताएं जो कि खुद इतने अच्छे से लिखते हैं, इतनी मेहनत से लिखते हैं, यहाँ के माध्यम से अन्य लोगों तक भी पहुंचे, ताकि सबको पता चले कि बीसलपुर के अंदर भी बोझ लिखने वाले, सामाजिक मुद्दों पर लिखने वाले कवि हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस भी है, 4 तारीख को था, तो दोनों उपलक्ष्यों को एक साथ रखते हुए मेरी तरफ से व्यक्तिगत लिखा मैंने है, इसके अंदर जो भी है, लेकिन हम तीनों लोगों की तरफ से न केवल आदित्य सर को, न केवल सुमित सर को, न केवल सौरभ सर को, बल्कि समस्त नालंदा कोचिंग सेंटर परिवार को, हम तीनों लोगों की तरफ से एक उपहार है। तो नालंदा में निश्चित रूप से आप आए तो हमें दिखाई देना चाहिए कि लगा होगा क्या अनावरण अभी इसके साथ अपने हाथों से करेंगे और देखते हैं कि क्या विवेकानंद के देश भारत वर्ष क्या बोले, बड़ी संख्या का एक लिखा हुआ है।